नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यह क्लास जीके की रहने वाली हैगी। किसकी? जीके और जीएस। किसकी दोस्तों? जीके और जीएस की यह क्लास रहने वाली हैगी। जो भी छात्र दोस्तों एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसकी? एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, या दोस्तों यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह क्लास अति महत्वपूर्ण रहने वाली है जीके पैटर्न पर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम पहले प्रश्न से। शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। पहला प्रश्न कहता है, भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? बताइए, भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? बताइए, 16, 18, 19 या फिर 20। दोस्तों भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करते हैं तो कितने? 18 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। कितने होंगे? 18 होंगे। अगर यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा हो जाता है दोस्तों? अगर दोस्तों पहले की बात करते हैं, पहला कौन सा है? बताइए, पहला कौन सा है? तो कहेंगे नीलगिरी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कहेंगे नीलगिरी। क्या होगा? नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी। यह दोस्तों कहाँ पर होता है? कहेंगे यह तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, अगर यहीं पर बात की जाए दोस्तों, दूसरा कौन सा हो जाएगा? बताइए, दूसरा कौन सा हो जाएगा? बताएंगे, दूसरा कौन सा होगा? तो कहेंगे नंदा देवी। कौन सा होगा दोस्तों? नंदा देवी। क्या? नंदा देवी। नंदा देवी। यह मेरे प्यारे साथियों कहाँ पर है? यह दोस्तों उत्तराखंड में, यूके है। अगर बात करते हैं नीलगिरी की दोस्तों, बात करते हैं, यह दोस्तों कब इस्टेब्लिश होता है? तो कहेंगे 1986 में। क्या? 1986 में। ठीक है, अगर नंदा देवी की बात करते हैं कि ये नंदा देवी कब इस्टेब्लिश होता है, तो कहेंगे ये 1988 में। कब? 1988 में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्या? ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है? बताइए, प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण बताइए। राजगामी संपत्ति, आयकर, सीमा शुल्क या दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर। दोस्तों प्रत्यक्ष कर की बात कर रहा है, यानी कि ये डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा है। दोस्तों डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जैसे कि आयकर, यहाँ पर उदाहरण बिल्कुल सही है। आयकर, आयकर क्या है दोस्तों? इनकम टैक्स। हम लोग जो इनकम टैक्स भरते हैं ये डायरेक्ट टैक्स होता है। क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक दर खाली स्थान द्वारा निर्धारित की जाती है। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था में जो बैंक दर होती है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? बताने की कोशिश करेंगे। भारतीय स्टेट बैंक, भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, या दोस्तों भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा। किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर इसका कर लेंगे मेरे प्यारे साथियों, यह रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। क्या? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। अगर बात करते हैं दोस्तों, अगर आरबीआई, दोस्तों बात करते हैं आरबीआई की स्थापना कब होती? बताइए, यहाँ पर अगर बात करते हैं यानी कि आरबीआई, दोस्तों आरबीआई की स्थापना कब होती? बताओ, आरबीआई की स्थापना कब होती है? स्थापना की बात करते हैं तो कहेंगे दोस्तों 1 अप्रैल। कब होती है दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 को होती है। कब होती है? 1935 को होती है। 1 अप्रैल 1935 को होती है, याद रखेंगे। अगर यहाँ पर बात की जाए अब आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दोस्तों बात करें आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो कहें आरबीआई का हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में है। लेकिन जब 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, उस वक्त की बात की जाए, हेडक्वार्टर दोस्तों 1935 में कौन सा हुआ करता था? दोस्तों बताएंगे 1935 में हेडक्वार्टर कौन सा था? तो कहेंगे दोस्तों कोलकाता था। क्या था दोस्तों? कोलकाता। क्या था? कोलकाता 1935 में हेडक्वार्टर हुआ करता था। 1937 से दोस्तों मुंबई हेडक्वार्टर कब से बना? तो कहेंगे 1937 से। कब से बना है दोस्तों? 1937 से। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? बताइए, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? बताइए, 32, 40, 23, 12। बताइए। तो दोस्तों जो सोडियम का परमाणु क्रमांक की बात की गई है, तो परमाणु द्रव्यमान की बात की गई है, तो यहाँ पर 23 हो जाएगा। क्या होगा? 23 होगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है?
संघनन अभिक्रिया कहलाती हैगी, अपवर्तन अभिक्रिया कहलाती हैगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती हैगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 5 पूछ रहा है, तो कहेंगे दोस्तों किसी अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कह रहा है लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? बताइए, लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? कि मणिपुर, सिक्किम, मेघालय या फिर दोस्तों केरल? बताने की कोशिश करेंगे। तो कहेंगे जो लाहो है यह कहाँ की नृत्य शैली हो जाएगी? कहेंगे दोस्तों यह मेघालय की हो जाएगी। कहाँ की हो जाएगी? मेघालय की हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब मेघालय से दोस्तों कुछ और शैलियाँ याद रखेंगे। क्या दोस्तों? अगर मेघालय की मैं बात करूं तो दोस्तों मेघालय से बांग्ला याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे दोस्तों? क्या याद रखेंगे दोस्तों? बांग्ला याद रखेंगे। और क्या याद रखेंगे दोस्तों? नोंगक्रेम याद रखेंगे। क्या दोस्तों? नोंगक्रेम याद रखेंगे। क्या? नोंगक्रेम बहुत पूछा जाता है। और दोस्तों बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ से राभा भी याद रखेंगे। क्या? राभा भी याद रखेंगे। क्या? ये राभा लिखा है, ठीक है, राभा भी याद रखेंगे। और दोस्तों और याद क्या रखेंगे दोस्तों? रखेंगे शाद सुख। क्या दोस्तों याद रखेंगे? साध सुख। दोस्तों साध सुख कहाँ से संबंधित है? मेघालय से संबंधित है। और दोस्तों क्या याद रखेंगे दोस्तों? बेहदी खलम। दोस्तों क्या? बेहदी खलम किससे संबंधित है? यह दोस्तों मेघालय से संबंधित है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वाले एकदम करेक्ट हो जाएंगे। लाहो मेघालय से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हरशंकर भट्टाचार्य किसके उस्ताद हैं? बताइए, हरशंकर भट्टाचार्य किसके उस्ताद हैं? बताने की कोशिश करेंगे। बताइए, वायलिन के, संतूर के, सारंगी के या दोस्तों सितार के? बताइए, हरशंकर भट्टाचार्य किससे संबंधित हैं? बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यह भैया, हरशंकर किससे संबंधित हैं? तो कहेंगे यह सितार से संबंधित हैं। किससे? सितार से संबंधित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? बताइए, शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित होंगे? तबला से, ढोलक से, संतूर से या फिर दोस्तों बांसुरी से? तो कहेंगे जो शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी की बात की गई, तो भजन सोपोरी दोस्तों किससे हो जाते हैं? संतूरी से। तो किससे? संतूर से हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहा है रजनी गरबा और हरनी गरबा निम्न में से किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? बताइए, रजनी गरबा और हरनी गरबा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? असम का है, बिहार का है, मिजोरम का है या आंध्र प्रदेश का है? बताने की कोशिश करेंगे। तो कहेंगे भैया यह असम का है। कहाँ का है? असम का है। ठीक है। असम से दोस्तों मैं कुछ और बताऊं, याद रखेंगे? बताइए, असम से मैं कुछ और बताऊं, उत्सव याद रखेंगे। तो कहेंगे दोस्तों बिहू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताइए, लिखेंगे बिहू उत्सव कहाँ से संबंधित है? असम से संबंधित है। और लिखेंगे दोस्तों क्या? बैसाखू। अगर बैसाखू की बात करते हैं दोस्तों, बैसाखू कहाँ से संबंधित है? असम से संबंधित है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मोना की बात करें, किसकी बात करते हैं दोस्तों? मोना की बात करें, मोना ये कहाँ से संबंधित है? ये भी संबंधित है। अगर माजुली की बात करते हैं दोस्तों, किसकी? माजुली। लिखो सारे दोस्तों, किसकी बात करते हैं? माजुली कहाँ से संबंधित है? असम से संबंधित है। और लिखोगे दोस्तों, लिखो देहिंग पटकाई, बहुत पूछा जाता है। क्या लिखो दोस्तों? देहिंग दोस्तों पटकाई, देहिंग पटकाई। मैं जैसे लिख रहा हूँ आप लोग लिखते चलें। देहिंग पटकाई कहाँ से संबंधित हैगा? असम से संबंधित हैगा। एक और लिख लीजिए। अच्छा, क्या? चाय उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताइए, चाय महोत्सव लिखिए। क्या? चाय महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों चाय महोत्सव भी असम से संबंधित है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पेतकर पेंटिक संस्कृत प्रतीक
किस भारतीय राज्य से संबंधित है। यानी कि कहने का मतलब ये है जो पैतकर पेंटिंग है यह किस भारतीय राज्य से संबंधित है, बताइए। पैतकर पेंटिंग बताने की कोशिश करेंगे। क्या झारखंड से है, बिहार से है, महाराष्ट्र से है या फिर केरल से है, बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जो पैतकर पेंटिंग की बात कर रहा है यह दोस्तों झारखंड से संबंधित हो जाता है। किससे? झारखंड से। तो ऑप्शन नंबर ए वाले एकदम करेक्ट होंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं, बताइए। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं, बताइए। भानु अथैया, सत्यजीत रे, AR रहमान, दोस्तों रेसुल पुकुड़ी, बताइए कौन हो जाएंगे। तो दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय की बात करता है तो दोस्तों भानु अथैया वाले कितने लोग हैं, बताइए। भानु अथैया वाले कितने लोग हैं, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ये बताओगे भानु अथैया को ऑस्कर पुरस्कार कब दिया गया था, बताइए कब दिया गया था। तो कहेंगे इनको भैया 1983 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1983 में दिया गया था। ये चीज़ याद रखेंगे, कब दिया गया था? 1983। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है, बताइए। दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? फ्रेंच ओपन, US ओपन, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, बताने की कोशिश करेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई ओपन की बात करते हैं तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई ओपन की शुरुआत कब से होती है, तो कहेंगे 1905 से होती है। क्या? 1905 से होती है। ठीक है, अगर विंबलडन की हम बात करते हैं दोस्तों, विंबलडन कब से शुरू होता है, तो कहेंगे यह 1877 से शुरू होता है। कब से शुरू होता है दोस्तों? 1877 से। अगर US ओपन की हम बात करते हैं दोस्तों, US ओपन कब से संबंध होता है, तो कहेंगे ये 1881 से। कब से? 1881 से। फ्रेंच ओपन की यहाँ पर हम बात करते हैं फ्रेंच ओपन, तो कहेंगे ये 1891 से। कब से? 1891 से। लेकिन पूछा गया सबसे पुराना, तो आप ऑप्शन देख करके आप बता सकते हैं कि सबसे पुराना कौन सा हो सकता है, तो कहेंगे भैया विंबलडन जो ओपन है दोस्तों, विंबलडन, यह दोस्तों सबसे पुराना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको ये चारों पॉइंट याद रखने हैं। कैसे? फ्रेंच ओपन दोस्तों 1891, US ओपन 1881, विंबलडन 1877, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 1905। ये चारों पॉइंट आपको याद रहेंगे। ये चारों पॉइंट आपको याद रहेंगे, हाँ या ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की गई थी, बताइए। भारत में किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की गई थी? प्रश्न नंबर 13 आपसे पूछता है, बताइए। 2018 में, 2010 में, 2006 में या 2014 में, बताने की कोशिश करेंगे। तो कहेंगे राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी दोस्तों 2010 में की गई थी। कब की गई थी? 2010 में की गई थी। अगर पूछी जाए यह कहाँ पर की गई थी, तो कहेंगे भैया यह दिल्ली में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? दिल्ली में की गई थी। दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है। अच्छा बताइए राजधानी कब बनी? दिल्ली राजधानी कब बनी? राजधानी कब बनी? तो कहेंगे राजधानी बनी दिल्ली बनी। कब बनी? तो दोस्तों कहेंगे यह 1911 में बनी। क्या? 1911 में बनी। ये चीज़ आपको याद रखना है। किस नदी के किनारे स्थित है दिल्ली? तो कहेंगे दिल्ली की अगर बात करते हैं, नदी की यहाँ पर बात करते हैं, नदी की बात करते हैं तो याद रखेंगे यमुना नदी। क्या दोस्तों? यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी से आप प्रश्न पूछा जाता है कि यमुना नदी भारत में सबसे ज़्यादा प्रदूषित कहाँ पर होती है? सबसे ज़्यादा प्रदूषित कहाँ पर होती है? तो दोस्तों दिल्ली में प्रदूषित सबसे ज़्यादा यमुना नदी होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कई बार पूछा जाता है, SSC का फेवरेट क्वेश्चन है ये। क्या? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए। जिया पिंगवा, डेक ब्राउन द्वारा, अरुंधति रॉय द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर कर देंगे भैया कि जो द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक की बात कर रहे हो आप, यह अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है। किसके? अरुंधति रॉय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? बताइए।
भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? बताइए, सोनागिरी में, पावापुरी में, माउंट आबू में, या इनमें से कोई नहीं। तो कहीं भगवान महावीर ने जो मोक्ष प्राप्त किया था मेरे प्यारे साथी, वह पावापुरी में किया था। कहाँ पर? पावापुरी ने। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, भारत का सबसे बड़ा स्तूप निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे बड़ा स्तूप निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए, केसरिया स्तूप, शांति स्तूप, सांची स्तूप, या दोस्तों महास्तूप। तो यहाँ पर कहेंगे जो केसरिया स्तूप है यह दोस्तों भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। क्या? भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। यह दोस्तों कहाँ पर है? बताइए, केसरिया स्तूप की बात करते हैं, कहाँ पर है? तो कहेंगे भैया ये बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में। इसके अगर खोज की बात करते हैं केसरिया स्तूप की, तो कहेंगे मेरे प्यारे साथियों यह 1958 सही हो जाएगा क्या? 1958 सही हो जाएगा क्या? कमेंट करके बताओ, क्या 1958 सही हो जाएगा? चलो सही है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया था? बताइए, भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया था? इंग्लैंड से, फ्रांस से, कनाडा से, अमेरिका से। बताने की कोशिश करेंगे। एकल नागरिकता सिद्धांत की बात कर रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कहेंगे भैया यह इंग्लैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एकदम करेक्ट हो जाएंगे। कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? बताइए, अस्पृश्यता का अंत करता है, कौन सा करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, या अनुच्छेद 17। बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कहेंगे जो अस्पृश्यता के अंत की बात कर रहा है, यानी कि दोस्तों छुआछूत की बात कर रहा है, यह छुआछूत की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, यह अनुच्छेद 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, शुक्र की तरह कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? बताइए, शुक्र की तरह कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? बताइए, बृहस्पति, शनि ग्रह, अरुण ग्रह, बुध ग्रह। बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 19 का। तो कहें जो अरुण ग्रह है मेरे प्यारे साथियों, अरुण ग्रह है यह दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, और शुक्र भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर पूछा जाता है, एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, अरुण ग्रह से ही बता दो कि अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? बताइए, अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? तो कहेंगे ये अरुण ग्रह की खोज मेरे प्यारे साथियों 1781 में हुई थी। क्या? यहाँ पर लिखेंगे खोज मेरे प्यारे साथियों 1781 में हुई थी। अच्छा, किसने की थी ये भी बता दो, किसने की थी? तो कहेंगे भैया हर्शेल ने की थी। किसने की थी? हर्शेल ने की थी। ठीक है, किसने की थी? हर्शेल ने की थी। अच्छे से एक बार लिख देंगे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। किसने की थी? कहेंगे हर्शेल ने की थी। किसने की थी? हर्शेल ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है शनि ग्रह के छल्ले कितने बने होते हैं? सॉरी, यहाँ पर किसके? अच्छा हाँ, शनि ग्रह के छल्ले किसके बने होते हैं? हाँ, शनि ग्रह के छल्ले किसके बने होते हैं? उपग्रहों के बने होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं, छोटे बर्फ और चट्टान के कणों से बने होते हैं, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो शनि ग्रह में छल्ले होते हैं, छल्ले यानी कि लेयर, क्या दोस्तों जो लेयर्स होती हैं वह किसकी बने होते हैं? तो कहेंगे छोटे बर्फ और चट्टान के कणों से बने होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाले एकदम करेक्ट हो जाएंगे। आप लोगों को कमेंट करके बताना है शनि ग्रह के जो छल्ले होते हैं यह कितने छल्ले होते हैं, कमेंट करके बताना कितने छल्ले होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ भारत के दक्षिण भाग में स्थित हैं? बताइए, दक्षिण भाग में स्थित हैं, बताने की कोशिश करेंगे। बताइए, नीलगिरी पहाड़ियाँ की बात करते हैं दोस्तों, यह कहाँ पर हो जाएंगे? दोस्तों यह तमिलनाडु में हो जाएंगी, तमिलनाडु में हो जाएंगी, है ना? कहाँ पर हो जाएंगी? तमिलनाडु में हो जाएंगी। कहाँ होंगी? तमिलनाडु में हो जाएंगी। अगर दोस्तों पलानी पहाड़ियों की बात करते हैं ये भी तमिलनाडु में हो जाएंगी। कहाँ पर? तमिलनाडु में हो जाएंगी। अन्नामलाई की पहाड़ियों की बात करते हैं दोस्तों, ये तमिलनाडु और केरल में हो जाएंगी। कहाँ पर? तमिलनाडु और केरल।
तमिलनाडु और केरल। अपनी पूछा गया सबसे दक्षिणतम भाग की पूछी गई है, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका होना चाहिए दोस्तों कार्डमम की पहाड़ियाँ। क्या? कार्डमम की पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है सल्फर का परमाणु क्रमांक क्या है? एकदम से सिंपल पूछ ले, 15, 14, 16, 18। बताइए क्या हो जाएगा। सल्फर का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो कहेंगे 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? बताइए। एल्युमिनियम के अयस्क की बात कर रहा है। बताइए क्या दोस्तों क्रायोलाइट होता है? बताइए क्या चाल कॉपीराइट होता है, ग्रेफाइट होता है, हेमेटाइट होता है? एल्युमिनियम की बात की गई है मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर कहेंगे दोस्तों क्रायोलाइट। क्या? क्रायोलाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? बताइए। शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? अमाशय से, मुख से, आंत से, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों प्रोटीन की बात कर रहा है तो याद रखेंगे प्रोटीन दोस्तों हमारे अमाशय से पाचन होता है। क्या? अमाशय से। अमाशय यानी कि पेट। क्या? पेट से शुरू होता है, यानी कि दोस्तों स्टमक, जानते हैं स्टमक से होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बताइए। लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। ये जो लार में एंजाइम पाया जाता है मेरे प्यारे साथियों, वह टाइलिन होता है। क्या होता है? टाइलिन होता है। क्या होता है? टाइलिन होता है ना। अगर बात करता हूँ टाइलिन किसको पचाता है? बताइए। टाइलिन जो टाइलिन एंजाइम होता है यह किसका पाचन करता है? बताइए। टाइलिन किसका पाचन करता है? तो कहेंगे भैया यह स्टार्च का पाचन करता है। किसका? स्टार्च का पाचन करता है। यह दोस्तों स्टार्च को किस में तोड़ देता है? तो कहेंगे स्टार्च को दोस्तों ग्लूकोज में। किस में दोस्तों? ग्लूकोज में तोड़ देता है। ठीक है, ग्लूकोज में तोड़ देता है। ठीक है, यह चीज़ आपको याद रखना है। यह दोस्तों स्टार्च हमारे कहाँ मिलता है? दोस्तों ये स्टार्च हमारे मुख में, यानी कि जो लार होती है ना, यह जो लार होती है ना, यह लार में ही हमारा स्टार्च मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है जीएसटी परिषद की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? बताइए। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति नहीं भैया करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नहीं कर सकते हैं। क्या केंद्रीय वित्त मंत्री करता है? जी हाँ, जी हाँ, केंद्रीय वित्त मंत्री करता है जीएसटी परिषद की अध्यक्षता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों जीएसटी में सदस्य कितने होते हैं? बताइए। यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों जीएसटी में सदस्य कितने हैं? बताइए। जीएसटी में सदस्य की बात करते हैं दोस्तों, सदस्य कितने हैं? बताइए। सदस्य कितने हैं? बताइए। सदस्य तो कहेंगे 33 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? जीएसटी नंबर जो होता है दोस्तों, बताएंगे। जीएसटी दोस्तों, जीएसटी नंबर यह कितने अंकों का होता है? कितने लेटर्स होते हैं? यहाँ पर अंक नहीं बोलेंगे, लेटर्स की बात करेंगे तो कहेंगे 15 होते हैं। कितने होते हैं? 15 होते हैं। अच्छा, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? तो कहेंगे 1 जुलाई दोस्तों, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। ठीक है। अगर पूछा जाए भारत में सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? सबसे पहले तो दोस्तों कहेंगे सबसे पहले दोस्तों असम में लागू हुआ। सबसे पहले असम में। यहाँ से पूछा जाए सबसे पहले जीएसटी अपनाने वाला देश कौन सा हो जाएगा? बताइए। तो कहेंगे सबसे पहले देश जीएसटी अपनाने वाला दोस्तों कौन सा हो जाएगा? कहेंगे दोस्तों यह फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांस। कब अपनाया था? कब लागू किया गया था? बताइए कब। तो कहेंगे फ्रांस ने 1954 में लागू किया था। कब? 1954। ये चीज़ आपको याद रखेंगे, ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? बताइए। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? बताइए। पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है दोस्तों? इसमें तो ऑप्शन ही गलत है। पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? इसमें ऑप्शन ही गलत है। ये दोस्तों क्वेश्चन गलत है, इसमें ऑप्शन अलग है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? मेरे प्यारे साथियों, इसमें क्वेश्चन तो सही लिखा है,
पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो हैं आपके बिल्कुल गलत हैं, ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं। तो मैं दोस्तों इसका डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ। भारत दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 की बात कर रहा है, पदक तालिका की मैं बात करता हूँ तो 71वें स्थान पर रहा था। कहाँ पर दोस्तों? 71वें स्थान पर। कहाँ पर दोस्तों? 71वें स्थान पर रहा था। ये चीज़ आपको याद रखना है, आंसर याद रखना है। 71वें किस पे? 71वें स्थान पर रहा था। ठीक है, बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने, छत्तीसगढ़ ने, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर राइट आंसर करेंगे भैया छत्तीसगढ़ ने क्या उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। यह दोस्तों किससे संबंधित है? बताइए। जो उपस्थिति पोर्टल है मेरे प्यारे साथी, उपस्थिति पोर्टल है, यह किससे संबंधित है? तो कहेंगे भैया यह एजुकेशन से संबंधित है। किससे संबंधित है? यह एजुकेशन से संबंधित है, यानी कि दोस्तों मेरे प्यारे साथियों यह शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, किससे? शिक्षा से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? बताइए। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? बताइए। प्रीति सूदन, नीलम शाह, अनीता जाटव, मेनका वर्मा। बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 29 का आंसर क्या होगा? बताइए, यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो यहाँ पर राइट आंसर कर देंगे भैया प्रीति सूदन जो है यह यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया है? दोस्तों बिहार की बात कर रहा है। बिहार की विभिन्न योजनाएं होती हैं, हर राज्य में कई प्रकार की योजनाएं होती हैं, उनमें दोस्तों पैसे भी खर्च होते हैं, पैसे का एक बजट बनाया जाता है। तो बिहार के लिए कितना बजट बनाया गया है विभिन्न योजनाओं के लिए? बताइए। तो कहेंगे 59,000 करोड़ का बनाया गया। कितने? 59,000 करोड़। ऑप्शन नंबर डी वाले एकदम करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों ये थे आज की क्लास के, मेरे प्यारे साथियों आज की क्लास के टॉप 30 प्रश्न। दोस्तों टॉप 30 प्रश्न थे। यह प्रश्न आपको कैसे लगे? एक बार दोस्तों क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे और कमेंट करके बताएंगे आपका स्कोर क्या रहा है। दोस्तों कमेंट करके बताएंगे आपका स्कोर क्या रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए एक बात मैं आपको और बताऊंगा, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करेंगे। ये एक बात मानेंगे, आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके पीडीएफ से एक बार रिवीजन करने की कोशिश जरूर करेंगे। कम समय में मैं आपको 30 प्रश्न कराता हूँ। तो दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लिया, 30 प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी और दोस्तों एनटीपीसी यूपीएसआई वाले इस क्लास को बिल्कुल भी ना मिस करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।